चलो बेटा, वी आर टेंटिव। हमारे पास बेटा आज एक सिंथेसिस को हमने हल्का सा समझो कि अभी हमने जो पिछले लेक्चर किए हैं उसमें से हमने हल्का सा टच किया। मेरे जहन में ये था कि हम एक प्रैक्टिकल की तरफ भी आए, लेकिन चूंकि टाइम शॉर्ट है और अगली वीक से आपके पेपर स्टार्ट है, तो उससे पहले कि हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएं कि क्या किस तरह सिंथेसिस होगा, क्या उसमें प्रोसेस फिर होंगे और फाइनल जो रिजल्ट है, ताकि एक पूरे प्रोसेस हम पास हो जाए। देखिए उसके लिए चूंकि ये वीक और अगले वीक हमारे लास्ट वीक है पेपरों से पहले, तो इंशाल्लाह फिर उसको हम मिड टर्म के बाद फिर उसको हम एक डिटेल से करेंगे, ठीक है। अब हम एक इनिशियल, जिसको कहते हैं FTR, फोरियर ट्रांसफॉर्म इन इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक इनिशियल आप समझो कि ये हमारे पास है क्या बेटा, थोड़ा सा ये देखें। अब इसमें हमारे पास बेटा क्या है, थोड़ा सा आपने इसको देखना है कि हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या चीज। देखिए हम कोई भी सिंथेसिस का काम करते हैं, कोई भी चीज हम बनाते हैं, ये समझो कि ये वो अपरेटस है जो हर जगह अवेलेबल है। मैं हर चीज आपको साथ साथ बता रहा हूं ताकि आपके लिए इजी हो। आपने जो चीज भी बना ली है, बिल्कुल एक जीरो जहां से आपने चीज बना ली है, अब हम इसके कैरेक्टराइजेशन पे जाते हैं। ये सेकंड स्टेप होता है। इनिशियल क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है। पूरे जब आपने अपना जो टॉपिक है वो सेलेक्ट करना है, किस पे काम करना है, उसके लिए पूरा लिटरेचर रिव्यू आपने देखा। उसके बाद फिर हमने सिंथेसिस की तरफ जाए, वो चीज बनाना कैसे है, किस तरह के, वो थोड़ा बहुत हमने डिस्कस पिछले प्रेक्षणों में निकल लिया। अब आपके पास एक सैंपल आ गया, ठीक है। अब आपके पास एक सैंपल आ गया, उस सैंपल को अकॉर्डिंगली अब आपने सिंथेसिस की तरफ जाते हैं, जो थर्ड स्टेप है, दैट इज नोन एज एक्रेटाइजेशन। दैट इज नोन एज एक्रेटाइजेशन। अब हम एक्रेटाइजेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन एक्रेटाइजेशन के स्टेप्स होते हैं। जस्ट लाइक हम स्टेयर्स पे जाते हैं ना, पहला स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप पे डायरेक्ट नहीं जा सकते। दैट इज इनिशियल। इनिशियल स्टेप होता कौन सा है, ताकि वो स्टेप जहां से हमें पता चले कि आया हमारा सैंपल किसी काम का है या नहीं। क्योंकि बेटा देखें, ये सैंपल जब आप बनाते हैं बहुत भी मेहनत करते हैं, इनिशियल में कोई ना कोई फॉल्ट उसमें ना हो, ताकि आप पूरे सिंथेसिस से यानी वो क्रेडिटाइजेशन से पास हो जाए। आपके पास अपरेटस हर जगह, हर अपरेटस अवेलेबल नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा था, आप XRD करेंगे तो एक जगह से करेंगे, सेम करेंगे तो दूसरी जगह से करेंगे, FTR करेंगे तो तीसरी जगह से करेंगे, डिफरेंट जगहों में आपने टाइम लेना होगा। तो आपने वो सैंपल जब आपने हर जगह से करना है, वो लास्ट में आपको पता चले कि इसके तो रिजल्ट बिल्कुल वो है, यानी कोई भी उसके रिजल्ट अथेंटिक नहीं है, फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना हो। तो उसमें ये नुकसान है कि एक तो टाइम आपका जाया हो गया, दूसरी बात है पैसा भी उसमें जाया हो गया। तो उससे लिए हम जो इनिशियल स्टेप करते हैं, दैट इज FTR। FTR मैक्सिमम हर लैब में तकरीबन अवेलेबल होती है। इसमें ज्यादा ये नहीं होता कि कहीं पर आपने जाना होता है। नजदीक जिस यूनिवर्सिटी में भी आप करेंगे, यानी हर यूनिवर्सिटी में एक साड़ी हर एक में नहीं है, FTR जो सेम है वो हर एक में नहीं है, जो MR है वो यानी हमारे पास वो हर एक में नहीं है, जो FTR है वो तकरीबन तकरीबन हर एक में। ये इनिशियल स्टेप है किसी भी सैंपल को चेक करने के लिए। अब इसमें मैं ज्यादा नहीं, मेन मेन चीजें मैं पढ़ूंगा, बाकी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट हम infrared spectrum is certainly one of the most important analytical technique available today for the scientists. One of the great advantages of infrared spectroscopy is virtually any sample in virtually any state may be studied. Liquid solution, paste, powder, film, fibers, gases, and surface can all be examined with। बिल्कुल देखें, इसमें आपको तमाम चीजें आ गई। देखें कुछ हमारे पास बेटा ऐसे होते हैं जहां पे हर सफर को हम हर ग्रेजुएशन से नहीं कर सकते। अब आपके पास सैंपल डिफरेंट किस्म के होंगे, ये ध्यान में रखें। या तो वो सॉलिड फॉर्म में होंगे, टैबलेट्स जिसको कहते हैं, इस फॉर्म में होंगे, या सेकंड होते हैं पाउडर, छोटे छोटे सा पाउडर, चार पीस पाउडर या पाउडर फॉर्म में होंगे, या पाउडर फॉर्म की जगह लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के। या आपके पास एक पाउडर है लेकिन उसको लिक्विड में सॉल्ट करके फिर आपने करना है। इसी तरह कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो गैसियस, जिस तरह प्लाज्मा है, उस फॉर्म में भी हम इसको ले आते हैं कि IS की प्लाज्मा स्टेट में कोई कोई इसमें से हमें रिजल्ट देखने को नहीं देता, तो प्लाज्मा। अब ये जो आपके पास है, इसको थोड़ा सा जरा देखें, थर्ड वाले को देखें।
इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें चाहे भी सैंपल कोई भी होगा, चाहे वो आपके पास गैसेस में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, किसी में भी होगा, इसके जरिए से हम एग्जामिन कर सकते हैं। ये वेरी वेरी बेसिक चीज है, ठीक है। अब इसमें क्या, जो इंफ्रारेड है वो कब हुआ है, वो कमर्शियली अवेलेबल सिंस 1940। ये बेटा इस वजह से मैं बता रहा हूं ये बेसिक पैरामीटर, कि आप जब रिसर्च पेपर को पढ़ें तो आपको पता हो कि ये जो टेक्निक्स है ये कब से स्टार्ट हुई है, और ताकि आपको जब आप स्टडी करेंगे, डिफरेंट पेपरों को स्टडी करेंगे, उसमें प्रेफरेंसेस होते हैं, और वो प्रेफरेंस कोई काफी पहले के होते हैं, अब क्या यार वहां पे तो है नहीं। अब वो जो टेक्निक्स है वो उसके बाद आया होगा तो उसमें अवेलेबल नहीं होगा, वक्त के साथ साथ ये चेंज होते हैं। तो अभी हमारे पास जो आया हुआ है, ये हमारे पास, ये हमारे पास, तो इसमें मेन चीज है, जरा इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, चाहे वो लिक्विड है, पाउडर है, फिल्म है, थिन फिल्म की बात, फाइबर्स है, गैसेज है, उसमें हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा देखें, ये सैंपल के इंटरनल में नहीं जाना, ये जहन में रखें। आपको मैंने कह दिया, जो मेन चीज है वो ये है कि सैंपल आप बना लेते हैं, लेकिन एफटीआर के जरिए से कौन सी चीज को फाइंड कर सकते हैं, सरफेस। इस इसका जो सरफेस है उसमें क्या है, यानी देखिए ना, डीप में ये नहीं जाता, इंटरनल ये नहीं जाता, ये सरफेस के बॉन्डिंग को फाइंड करता है। इट कैन मेजर द सरफेस, यानी सरफेस के ऊपर जो बॉन्डिंग है, पानी तो नहीं है, कोई मॉइस्चर तो नहीं है, कोई इसमें से बॉन्डिंग कैसे बनी है, यानी एक बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होता, एक जनरलाइज आइडिया आप वहां से ले सकते हैं कि हमारे पास इसके जरिए से आपका सैंपल है, आया घंटे के, आया आपने बना लिया, कोई वेपर्स इसके अंदर तो नहीं है, क्योंकि अगर थोड़े से भी वेपर्स होंगे, आप एक्सआरडी करेंगे, सेव करेंगे, जो महंगे हैं, उसका रिजल्ट उसमें एरर आए। इसलिए इसमें जो एफटीआर है उसमें जरूरी है। अभी भी हमने एक दफा किए थे, ये तकरीबन 2 महीने पहले की बात है, हमने एक सैंपल बनाए थे। तो जब हमने एफटीआर किए, अभी भी मेरे पास पड़े, मैं इंशाल्लाह जब मिनट को गुजर जाएगा वो सैंपल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो जब हमने एफटीआर को नहीं किया, टाइम को नहीं था, हमने कहा चलो इस वो घंटे के, तो वो जब हमने कर लिए, जब एक साल कर लिए, तो वहां पे एक में, यानी वो लिक्विड का, यानी इस पे ये था कि पानी भी अभी कुछ में पड़ा हुआ था एक सैंपल के अंदर, तो उसके जो पीक्स आए थे वो लिक्विड वाले आ, ये जो पीक्स थे जहां पे होते वो लिक्विड वाले आ गए। फिर बाद में जब हमने उसको देखा, सर्च किया, असल में वो सही तरीके से ड्राई नहीं हुआ। उसके अंदर देखिए, ड्राई का मतलब ऐसे इस तरह कपड़े के लिए इस तरह नहीं होता, यानी हवा में तो ये मॉइस्चर होता है ना, आप जो संपर्क बनाते हैं हवा में मॉइस्चर होता है। तो जब आप यानी इक्विलाइजेशन करते हैं तो उससे पहले आपको इतनी दो चीजें, एक होता है आपने उसको हीट अप करना है, यानी आपने उसको खुश करना, एक होता है इनिंग, दो डिफरेंट चीजें। मैंने कहा था 0 to 400 क्या है, ये सिर्फ संपर्क को खुश करने के लिए होता है। 400 या 500 से 1500 के दरमियान जो करेंगे, देट इज इनिंग। इनिंग की वजह से इसका फेस का स्ट्रक्चर चेंज होता है, हीट की वजह से 400 से इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, सिर्फ ये सैंपल एक ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है पास, इसका कोई फेस चेंज नहीं होगा। तो 400 तक ये सस्टेनेबल है हीट को, सिर्फ जो वेपर्स है या कोई मॉइस्चर्स है या उन चीजों को ये खत्म हो जाता है, आपके पास सैंपल एक एथेंटिक फॉर्म है। तो ये जनरली हमारे पास इस फॉर्म में, अब इसको मेन चीजों को करेंगे। ये ज्यादातर चीजें मैंने जो यहाँ पे लिखी हुई है ये आपको सिर्फ इनको स्टडी के लिए, बाकी इसका मेन चीजें करेंगे। एट दैट टाइम द इंस्ट्रूमेंट इज रेडी टू a prism to act as a dispersive element, but by the mid of 1950, the diffraction grating has been introduced to disperse the mechanism. The more significant advantage is infrared red. However, to come about as a result, the introduction of the Fourier transformation, this type of the instrument implies to infrared and explore the well-established mathematical approach to the Fourier. है बेटा कोई किसी का है? अच्छा, Fourier FTR spectroscopy dramatically improve the quality of the infrared spectroscopy and minimize the time required to obtain the data. The addition to the constant improvement, इसको फिर आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ एटम, देखें अब टॉप के ऊपर देखें, बाकी तो जनरलाइज है, मेन मेन चीजों को सिर्फ आप देखें। टॉप के ऊपर देखें, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टेक्निक
बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ, यानी इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है बेटा कि आप उसको एनर्जी देते हैं। एनर्जी की वजह से जस्ट लाइक जिस तरह ओवन है, ओवन में जो चीज आप रखते हैं एक चीज गर्म होती है, एक नहीं होती। इसका ये होता है कि अगर एक की फ्रीक्वेंसी दूसरी की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती, इतना तो पड़ा जाता है साइंस को, एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से जब मैच होती है तो क्या होता है, वाइब्रेशन इंक्रीज होता है। आप जो फिजियोथेरेपी करते हैं वो कैसे करते हैं, इसी तरह करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट यानी मसल्स होते हैं, मैं डीप में ये नहीं जाता, सिर्फ समझा नहीं। आप जब इसको हीटअप देते हैं, आपने देखा होगा, आप ऊपर से कुछ नहीं होता, ये जगह गर्म तक नहीं होती, लेकिन आपकी जो मसल है वहां तक एनर्जी जाती है। क्यों? मसल की एनर्जी और है, जब बाहर की वेव्स उनके साथ उन मसल के साथ मैचिंग होती है तो वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है। जब वाइब्रेशन इंक्रीज होती है तो आपके ये जो मसल होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। यानी हम जो फिजियोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट प्लेस के इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए कि आपकी बॉडी की टोटल जो बॉडी है ये नंबर ऑफ मसल्स है, और इसमें हर मसल्स की वेरिएशन डिफरेंट है। आप एक को करते हैं, दूसरे को करते हैं, तीसरे को करते हैं, हर एक का वेवलेंथ अलग है, हर एक की एनर्जी फ्रीक्वेंसी अलग है। मैं एग्जांपल देता हूँ, रेडियो तो इस्तेमाल किए होंगे कभी। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 10 रेडियो स्टेशन के वेव्स आते हैं। अब हम क्या होता है, जो हमारे रेडियो में जो कैपेसिटर इस्तेमाल होता है उन कैपेसिटर को हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। अगर वो 30 वाली है तो सिर्फ हमें 30 की आवाज आएगी, बाकी नहीं आएगी। 40 है तो 40 की आवाज आएगी, बाकी नहीं आएगी। या सेकंड है, आपके पास जो मोबाइल है नंबर है, ये किस को कंसीडर कर रहे हैं, जो मोबाइल नंबर है जिसको 0345 वगैरह या 31, ये क्या है? हैं? ये कभी सोचा ये है क्या? लेकिन आप लोग साइंस स्टूडेंट थे, साइंस को बेसिक पैरामीटर तो पता हो जी। सर उनके फर्स्ट डिजिट्स में वो कंट्री कोड बताते हैं। डिजिट छोड़ दे, ये डिजिट है क्या चीज? टोटल जो डिजिट है ये है क्या चीज? मैं एक कॉल मिलाता हूँ, एक वन का फर्क होगा, अगर इन दोनों के नंबर में सिर्फ वन इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, टू का फर्क होगा तो इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा। यानी इतना अथेंटिक है कि वो नहीं दूसरे को मिलता। तो ये 1 2 3 जो आप डाल करते ये है क्या चीज? जी, लेकिन हम लोग साइंस के स्टूडेंट थे, ये बेटा फ्रीक्वेंसी है। जस्ट लाइक आप लोग शॉप पे जाते हैं ना, चीजें लेते हैं, वो स्कैनर से जो स्कैन करते हैं, देखा होगा ना, कॉफी भी होगी इसमें भी तो कॉफी है, इसमें भी तो होगा। हाँ जी, ये तो चलो स्कैनर है, इसमें छोटी छोटी फ्लाइंग डायग्राम बाद में, वो जो बात वो छोटी छोटी फ्लाइंग होती है वो स्कैन करता है, फोन की वहां पे आ जाता है, ये फ्रीक्वेंसी है। असल में हम लोग फ्रीक्वेंसी को रीड नहीं करते, तो हमने क्या किया, उसी फ्रीक्वेंसी को डिजिट में कन्वर्ट किया। ये फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को हमने किस में कन्वर्ट किया है, डिजिट में। 0 1 2 3 4 जो हम लगाते हैं दैट इज ए फ्रीक्वेंसी। लेकिन उन फ्रीक्वेंसी को आपने देखा होगा जो बोतल पे दवाई भी है, हर चीज पे आपने देखा होगा, कोई चीज ऐसी नहीं जहां पे ना हो, चाहे वो दवाई है तो हर एक को वो कहते हैं, उसके सामने करते हैं फौरन वो स्कैन हो जाती है, उसका रेट आ जाता है। इसमें क्या होता है, वो छोटी छोटी लाइनें, उन लाइनों को वर्बली हम यूज नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते। तो इससे बचने के लिए साइंस ने क्या किया, ये जो आपके मोबाइल की जो नंबर है, दिस आर ए फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है। इन फ्रीक्वेंसी को उन्होंने वर्डिंग में चेंज किया, 0314 वगैरह वगैरह। तो दिस आर ए फ्रीक्वेंसी। अब आपकी फ्रीक्वेंसी अलग, इसके अलग, उसके अलग। अब मैं किसी को कॉल मिलाऊंगा जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच होगी, सिर्फ वही क्या करेगा, आवाज आएगी, है या नहीं है? सिर्फ वहां से सायरन आएगा। मैं इसको डायल करूंगा तो सिर्फ वहां से सायरन आएगा। इसका मतलब है दो फ्रीक्वेंसी जब आपस में मैच होती है तो वाइब्रेशन होती है। ये असल वो अलग है, इनवर्सली वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। असल में फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली टू एनर्जी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली टू दी वेवलेंथ। क्या मतलब कोई
ये रिलेशन अलग है, उसको छोड़ दे। आप सिर्फ ना इसकी फ्रीक्वेंसी पर आ जाए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो असल में इस चीज को इंडिकेट करता है। तो आपके बेटे टोटल जो बॉडी है, इसके अंदर जो मसल्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी, मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे जहाज होता है, कोई दूर है, वो धमाका हो जाते हैं, कुछ आपकी खिड़कियां हिल जाती है। हिलती क्यों? ये पहले भी मैंने कहा था, ये हिलती क्यों है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो जाती है। अक्सर होता खिड़कियां टूट भी जाती है। क्यों? ये खिड़कियां 24 आवर इसकी वाइब्रेशन होती है, दीवारों की 24 आवर वाइब्रेशन होती है। जब उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है तो टूट जाती है। अक्सर होगा देखा होगा, वो तानसेन एक जमाने में आपने नाम सुना होगा, वो गुलकार था कि गाने वाने गाता था। तो अक्सर होगा आपको कहते हैं, उस जमाने में पानी को ये हॉट में उड़ाते थे, तो कहता जब वो गाता था शॉर्ट रख है, वो मटके टूट जाते। उस जमाने में यह था, इसकी आवाज की इतनी सुरीली आवाज है, मटके झूम जाते और टूट जाते। लेकिन बाद में अब पता चला कि उसकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है, उसके मटकों की जो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो जाती थी, मैच हो जाती थी, और वो वाइब्रेट करते हुए। तो जनरली बेटा ये पूरा हमारे पास ये काउंट करता है, ये चीजें मेरा इसमें बता दी कि सिर्फ इसको ना समझे, ये हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैरामीटर का पता होना चाहिए कि हमने इसको कहाँ पे और क्यों इस्तेमाल करना है। तो ये जनरली जो बॉन्डिंग होती है, जो जो बॉन्डिंग होगी, उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और आपको एक बॉन्ड वहां पे देगा, जहां पे एक वाइब्रेशन यानी पीक वैल्यू आपको देगा। यहाँ पे हमारे, अच्छा, इसमें दो किस्म की है, एक ट्रांसमिशन है हमारे पास, चलो उसमें बाद में जाएंगे। तो जनरली ये जो रेज होते हैं उस पर हम इंसिडेंट करते हैं, उस रेज की वजह से जो जो उसके साथ मैचिंग होगी जिस एंगल पे, उस एंगल के अकॉर्डिंगली वो पीक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो पीक्स हमने मैच करना है। पिछले लिटरेचर में काफी किताबें हैं कि 30, अच्छा इसमें एग्जैक्ट, इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें एग्जैक्ट पीक नहीं आते सर एक साइड में, इसमें आते हैं रेंज। रेंज कहते हैं 30 to 40, 300 to 400, 600 to 650, यानी एक रेंज में पीक आता है, यानी एग्जैक्टली शार्प पीक इसमें इसमें नहीं आता। इसमें बेटा थोड़ा सा जो आप ग्राफ इसको करेंगे, इसमें जो पीक्स आती है, ये देखें, इसमें जो पीक्स आती है, ये जनरली आप समझो कि ये हमारे पास 400 से लेकर ये समझो कि 5000 के दरमियान है, तकरीबन यहाँ तक हम लेते हैं। अब इसमें जो पीक्स पेड़ आती है वो डायरेक्टली शार्प इस तरफ नहीं आती, कम कहेंगे ये देखें इधर ये 450 पे है, ये जहाँ पे इस तरह नहीं आती, बल्कि इसकी जो पीक्स होती है ये जनरली हमारे पास देखिए ये, यानी आप ये रेंज को ले सकते, देखिए ये रेंज, ये रेंज आप ले सकते हैं, ये दो पॉइंट्स में मैं जोड़ेंगे, ये यहाँ पे ये रेंज आप ले सकते हैं, ये यहाँ पे ये रेंज आप ले सकते हैं, यहाँ पे ये रेंज ले सकते हैं। दीज आर दी रेंज, इसकी जो वैल्यू आती है बेटा हमारे पास एक रेंज की शक्ल में आती है। क्योंकि देखिए आप जब आवाज आती है ना, जब फ्रीक्वेंसी में एग्जाम्पल देता हूँ, एक की फ्रीक्वेंसी है 400, मैं वैसे जनरल था। अब जब हम 390 के करीब जाते हैं ना, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर वो मतलब रेडियो है और उस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी है 400, जब मैं 390 तक पहुंचूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता आवाज आना स्टार्ट हो जाती है या नहीं है? जब हम 395 जाएंगे तो और अच्छी आवाज है, 398 जाएंगे और अच्छी आएगी, 400 पे सबसे अच्छी हो जाएगी। फिर जब 401 में जाएंगे थोड़ी कम हो जाएगी, 405 में जाएंगे और थोड़ी कम हो जाएगी। फिर ऐसे सर एक एक इसमें लूप सा है, इस तरह लूप। तो ये जल्दी ये बताने का ये कि इसमें जो हम रीडिंग लेंगे दैट इज इन ए फॉर्म ऑफ रेंज, ये किसकी फॉर्म में होंगे? रेंज का। और इसमें जो फर्स्ट वाला देखिए बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? द इंफ्रारेड टेक्निक्स बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स। आगे बेटा समझ इसकी। अब उसमें ये है कि अगर वाटर वेपर्स है वहां पर भी आएंगे, उसके अपने वो होंगे। बॉन्डिंग है, कौन सा बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग? आपने केमिस्ट्री में तो ये पढ़ते हैं ना कि बॉन्डिंग कौन सी है, पाई है, सिग्मा है, कौन सा है कौन सा नहीं है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन कौन सा, ये तमाम लिटरेचर में हमारे पास उसका रेंज गिवन है कि अगर ये रेंज होगे तो इसको इंडिकेट करेगा, ये रेंज होगा तो इसको इंडिकेट होगा। बकायदा और हमारे पास पूरी किताबें उसमें मौजूद है, उसको हम कंपैरिजन फिर करते हैं कि ये किस को इंडिकेट करता है। ठीक है, अच्छा जी।
फंक्शनल ग्रुप को हाँ तो अच्छा, इसमें एक इसमें ये है बेटा कि हम एग्जैक्टली मटेरियल को इसमें फाइंड नहीं कर सकते। यानी आपके पास जो मटेरियल है ना, वो मटेरियल जिस चीज का बना है उसमें नहीं, क्योंकि मटेरियल का जो वेवलेंथ होता है वो आता है 400 से पहले। इसका जो राइट स्टार्ट होता है वो 400 से स्टार्ट होता है, मैं जल्दी बता रहा हूँ ना। उसका जो मटेरियल जो आपके पास उसका जो वेवलेंथ होता है, यानी हॉरिजॉन्टली हमारे पास ये क्या है, ये वेवलेंथ होता है, और ये हमारे पास इसकी इंटेंसिटी होती है। तो जो हमारे पास वेवलेंथ होता है किसी भी मटेरियल का, वो जनरली 400 से बिलो से स्टार्ट होता है, जबकि एफ टी आर जो हमारे पास है वो 400 से अबव में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जनरली हमें एक अपने जो सैंपल है वो एग्जैक्टली मटेरियल नहीं बताता, लेकिन आपके सैंपल का बेसिक पैरामीटर बता देता है कि इसके अंदर पानी तो नहीं है, इसके अंदर कोई एटम कोई इस तरह तो नहीं है, कोई सही बना ही नहीं बना। वो पीक से आपको अंदाजा हो जाता है कि इस पीक में हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे बेटा देखें, या मतलब so infrared is commonly obtained by passing the infrared radiation through a sample and determine the fraction of the incident radiation is absorbing or part। अच्छा, इसमें दो किस्म के पीक्स आते हैं। हमने जब ऑपरेटर्स को सेट करना है तो दो किस्म के, या एब्जॉर्प्शन में या ट्रांसमिशन। इसकी पीक्स आते हैं दो, या आपने ट्रांसमिशन के थ्रू इसका लेना है या एब्जॉर्प्शन से। एब्जॉर्प्शन से लेंगे तो हमने देखे इसमें दो पीक्स है, जरा वो से देखे, ये भी है और ये भी है। अब हमें ये नहीं पता हम ये लेंगे या ये लेंगे। अगर हम ट्रांसमिशन में जाएंगे तो ये वाले लेंगे, अगर एब्जॉर्प्शन में जाएंगे तो ये नहीं लेंगे, ये नीचे वाले लेंगे, जिसको कहते हैं ना नीचे वाले। तो ये हमारे पास दो पीस बनेंगे। तो अगर हम वहां पे जब जो ऑपरेटर्स उसको सेटिंग करेंगे, उस सेटिंग में आता है कि आपने जो सैंपल के रिजल्ट को डिस्कस करना है वो एब्जॉर्प्शन में करना है या ट्रांसमिशन में करना है। तो अगर ट्रांसमिशन में होगा तो पीक्स को करेंगे, एब्जॉर्प्शन में होगा तो क्रस्ट यानी जो नीचे वाला बॉन्ड है उसको करेंगे। चलो ये क्लास में आता है, द एनर्जी एट विच, अच्छा, द एनर्जी एट विच एनी पीक्स इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अपीयर्स अक्रॉस बॉइंग टू ए फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। आप देखें बेटा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जब इसको पढ़ोगे तो आपको कहां नजर आए। मेन चीज मेरा मकसद इस सब्जेक्ट का ये है कि आप जब भी किसी भी फील्ड में जाएंगे, आपको पैरामीटर जब समझ आएगी फिर मसला नहीं है। साइंस के बेटा एक चीज जहन में रखें, मैं उस दिन एक जनरल बता रहा हूं, एक सहाबी का मैं देख रहा था, उसने कहा था मैंने अपनी जिंदगी में 22 वर्ड्स में लिखे, और मैं अखबार में इतने कालम ये लिख रहा हूं, बाखुदा आज तक मैंने 23 अल्फाज में नहीं किया। मैं इस 22 अल्फाज में 26 साल से अखबार में लिख रहा हूं, और इसको मुझे पजराई मिली है, मुझे आज तक 23rd अल्फाज में दिया नहीं। तो कहते हैं 22 मेरा पैरामीटर। अब इन पैरामीटर से मैं रह के पूरा एक कॉलम को यानी लिखता हूं। इस तरह बेटा साइंस के जो है ना, साइंस को इंग्लिश की तरह नहीं, इनका ABC सीखे, आपको फिंगर टिप्स पे ये चीजें आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन पैरामीटर जिस तरह मैंने अभी एक एग्जांपल दिया ना, क्या हम जी रिसर्च सर्विस को डिटेल्स बताते हैं। हाँ, तो फिर जो हम कंपटीशन वाली बात करें तो वो आगे देखे ना, ये तो मैंने आपको कहा है कि आपके पास जो सैंपल आप बना देते हैं, तो जब हम आगे देखें ना, आप जिस तरह मैंने आपको क्या कहा कि स्टेयर्स पे जब आप चढ़े तो पहले फर्स्ट स्टेप्स में आप देखते हैं पहला, आपने अगर ऊपर से स्टार्ट लेनी है तो आपके पैसे आए, पहले आपने अपने सैंपल को देखना है। देखिए मैंने आपको किया, देखिए ये ट्रांजेक्शन पाकिस्तान के लेवल में हर जगह अवेलेबल नहीं होता, हर ट्रांजेक्शन बाहर की दुनिया में भी जाएंगे, कुछ एक जगह कोई दूसरी जगह होंगे, तो उसके लिए फिर आपने डिफरेंट, उससे बचने के लिए आपने पहले ये सोचना है कि मेरा सैंपल ऑथेंटिक है या नहीं है। आपने जगह जगह दे दिए कि इसके XRD कर, दूसरी जगह देखिए सेम कर, दूसरी जगह, और बाद में आपको पता चले कि ये रिजल्ट ऑथेंटिक, क्योंकि देखिए सैंपल आपके आंखों से नजर तो नहीं आता कि ये सैंपल कैसा है। जब रिजल्ट आते तब पता चलता है, ये इंटरनल चीजें होती है कि कैसे अंदर है, क्या उसमें से इम्प्योरिटी तो नहीं है, बॉन्डिंग कैसे बनी है, हीट अप हुआ है, फेज कौन सा आया है नहीं है, ये बात की बात जब ट्रांजेक्शन करते हैं। लेकिन उससे बचने के लिए पहले हम FTR को स्टडी करते हैं, ताकि हम पहले सैंपल का इनिशियल स्टेज देख लें कि इनिशियल कैसा है इसका। इसलिए जो FTR है इसके तो ये यानी इसके पैसे ना होने के बराबर है।
ये हर जगह अवेलेबल है, यानी हर लैब में ये तकरीबन तकरीबन अवेलेबल होता है। तो आपके लिए ये पहला स्टेप है कि आप अपने सैंपल के, ये देखिए ना, जो ऑथेंटिसिटी वो तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा पता चला लेता है, लेकिन इनिशियल स्टेज का जरूरी है कि आपको बाकी स्टेप पे जाने से पहले पहले ये स्टेप करें कि आया ये ठीक। देखे ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, यार ये बीमारी है, पहले हम अपने घर में पहले टेम्परेचर को चेक करते हैं हाथ से ना, कि आया इसका कोई टेम्परेचर है भी या नहीं भी, या वैसे उसको उस वजह से। तो ये जनरली हम जो घर में करते हैं ना, कि इनिशियल में बाहर जो टेस्ट करेंगे ज्यादा पैसे लगेंगे, पहले इनिशियल में तो देखें कि आया इसका ये ऑथेंटिक है या नहीं है, या ये टेस्ट हम करेंगे 8-10 हज़ार का एक मतलब टेस्ट है, उससे बचने के लिए हम एक इनिशियल टेस्ट करते हैं कि आया अगर उसमें हमें फिर पता चलता है कि हाँ थोड़ा बहुत कोई है, इसका वायरस है इसके अंदर, फिर हम जाके उसकी तरफ जाते हैं। क्लियर बेटा नहीं? तो ये इसके जरिए से हम जनरली उस मटेरियल का जो सरफेस होता है उसको हम डिटेक्ट करते हैं। ये अटेंडेंस भी थोड़ा सा पी लगा दें जो डिपेंड करता है कि हमने कांस्टेंट कौन सा लेना है, या कौन सा बेटा। लाइक अगर हम वेवलेंथ और इंटेंसिटी का रेशियो, अगर हम कोई एक पैरामीटर चेंज करना चाहते हैं। देखिए हमारे पास पैरामीटर में 3-4 चीजें हैं। हम पैरामीटर को इंटरचेंज किसी और के साथ नहीं कर सकते। चाय बनाएंगे तो हम चीनी का मुतबादिल नमक नहीं कर सकते, चीनी का मुतबादिल गुड़ तो हो सकता है। मेरे से आपको देखें चीजें आपकी मुताबिक पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आए कि हम इंटरचेंज किसके साथ करेंगे। इंटरचेंज का मतलब ये है कि आप जहन में रखें, आपके पास 4 चीजें हैं, तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड और एनर्जी। ये 4 चीजें हैं जो आपस में चीज एक ही है, डिस्कशन अलग। कोई फ्रीक्वेंसी को के नाम से डिस्कस करता है, कोई एनर्जी के नाम से डिस्कस करता है, कोई वेवलेंथ के नाम से डिस्कस करता है, कोई टाइम पीरियड के नाम से डिस्कस करता है। चीज एक ही है, यानी फिनोमिना एक है। वो अलग बात है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्स टू टू इनवर्स है, वो अलग है, लेकिन इसके साथ इसका रिलेशन है। आप ये नहीं करके जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सेलरेशन का क्या है, बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन? कुछ भी नहीं। एक्सेलरेशन अलग चीज है, जिसका रिलेशन होता है चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, इसका मतलब है उसका आपस में इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे में वो इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन जिनका रिलेशन बनता नहीं है उसका इंटरचेंजेबल हो ही नहीं सकता, उसको हम एक दूसरे में इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते बेटा, ये वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हैं, और वेवलेंथ वो होता है कि हम अपने मुताबिक जो वहां पे पैरामीटर उन्होंने सेटिंग की होती है वो अकॉर्डिंग टू दी वेवलेंथ को हम कर सकते हैं। बात की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ पे इसको सर, क्योंकि वहां पे ये डायरेक्टली वेव हमें ये नहीं देता, ये असल में वेव्स की शक्ल में होता है। फिर जाके वो कंप्यूटर में इनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वो कंप्यूटर में जाके फिर ये ठीक समय देता है। कंप्यूटर को ये इनिशियल में जो वेव देता है वो वेव की फॉर्म में जाता है, जाके फिर कंप्यूटर में उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है, वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, फिर वो कंप्यूटर में जाके उनको अपडेट करता है, उनको उस वर्ड चेंज करता है जो उनके सॉफ्टवेयर में उनको इंटरचेंज करना है। तो जनरली हमारे पास बेटा ये 4 चीज तो जहन में हमेशा बेटा रखें, हम कभी भी साइंस में इंटरचेंज करते हैं चीजों को आपस में, लेकिन एक का इंटरचेंजेबल दूसरे के जहन में रखें कि आया उनके साथ उनका कोई रिलेशन है या नहीं। मैं जैसा कि आपको बता दें हर चीज के पैरामीटर अलग है, अब हर चीज के अलग अलग पैरामीटर है, एक दूसरे के साथ वो इंटरचेंजेबल नहीं हो सकते कि किसका क्या इंटरचेंजेबल है किसका क्या। तो आपस में वो इंटरचेंज हो सकते हैं जिसका कोई ना कोई, इस तरह मैंने कह दिया। अब फ्रीक्वेंसी और एक्सेलरेशन क्या है? कुछ भी नहीं, आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते। सेंटीमीटर को मीटर में कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं, और सेंटीमीटर को केजी में कर सकते हैं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। केजी को ग्राम में कर सकते हैं, मिलीग्राम में कर सकते हैं, लेकिन केजी को आप लेंथ में नहीं कर सकते। लेंथ और फिनोमिना है, केजी और फिनोमिना। इसी तरीके से बेटा इनका भी हमारे पास क्या करें इसको, ठीक है। तो ये जन सो एट एनर्जी एट एनी spectrum appears to corresponding to a frequency of the vibration parts of the
समझिए जो इस तरह मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी, ठीक है। अब जनरली हमारे पास इसकी थोड़ी सी हमारे पास है, द नेचर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द रेडिएशन हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय द मैक्सवेल क्लास। ये डिफरेंट हमारे पास इसकी थ्योरीज है। इसको आप नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो एनर्जी है, ये जनरली आप इसको समझिए कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जो हम जाते हैं इन ए फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक दूसरे की कहाँ पे जाते हैं, ये परपेंडिकुलर जाते हैं हमारे पास। इसकी जो जनरली ये आपको ज्यादा स्टडी की जरूरत नहीं, जनरली हम इसको कैरेक्टराइजेशन की फॉर्म में लेते हैं। तो ये जनरली सिर्फ इतना आपको समझने की कोशिश करें कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में हमारे पास है। अब यहाँ पे है ये वेव नंबर हमारे पास है, ये फ्रीक्वेंसी जरा गौर से देखें, और जो फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास क्या है, वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। ये जनरली बेटा ये बेसिक चीज है, मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि एमफिल हर बच्चा डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करता। कुछ बच्चे ये होते हैं कि बीएस करके फोर्थ एमफिल कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफी टाइम के बाद स्टार्ट कर लेते हैं। हर एक का थोड़ा सा दरमियान में ये इन चीजों को नहीं आती, लेकिन ये इन पैरामीटर्स को आप लोगों ने समझना कि हमारे पास दी वेव इन दी प्लेन 1 सेंटीमीटर गिवन बाय द फॉलोइंग, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास सी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा के बराबर है। अब जनरली इसको थोड़ा सा देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हमारे पास जो रेडिएशन है, ये थोड़ा सा बेटा मैं जरा स्पीड इस वजह से कर रहा हूँ कि इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ एक्यूटाइजेशन में हमारे पास आता है। तो यहाँ पे ये लास्ट में आ जाए, द इंटरेक्ट विद द रेडिएशन ऑफ द क्वांटम एनर्जी इज एब्जॉर्ब और एमिटेड बाय द एनर्जी। अब ये यहाँ पे क्या है बेटा, जो एनर्जी आती है हमेशा के लिए दो के दरमियान जब वाइब्रेशन होती है, एक शेल से दूसरे शेल के दरमियान जब एनर्जी आती है, पॉइंट पर जो हमारे पास, अगर वो इस शेल की एनर्जी में एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 जूल है, ये 2 जूल है, ये 3 जूल है, यानी एनर्जी है। ये मैंने आपको कह दिया ना, जो फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी एक ही चीज है, किसी भी फॉर्म में ले सकते, चाहे एनर्जी के फॉर्म में ले ले, चाहे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ले ले, चाहे वेवलेंथ की फॉर्म में ले ले, चाहे चाहे कोई भी इसमें ले ले। अब इसमें क्या है बेटा, हमारे पास अगर एक एनर्जी, हम इसको इतनी एनर्जी दे दे कि ये 1 से 2 में जाए, और जब ये वापस आएगा तो उतनी एनर्जी क्या करेगा, ये रेडिएट करेगा। उसके अकॉर्डिंगली ये इसको बताया कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी किस शेल से किस शेल में हमारे पास गई। जैसा कि आप लोग एक्सरे तो पढ़ते होंगे ना बायो में, एक्सरे कैसे क्रिएट होते हैं बेटा, केमिस्ट्री वाले को सही आता होगा, चलो बायो वाले थोड़ा बहुत। जी बेटा है। को एनर्जी प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं हायर एनर्जी लेवल में, और जब वो वापस आते हैं तो वो जो एनर्जी उन्हें एब्जॉर्ब की फोटॉन की फॉर्म में हमारे पास चले जाए, तो जनरली वही हमारे पास एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास। अब यहाँ पे क्या बेटा हमारे पास है, ये जनरली हमारे पास है ये वेवलेंथ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कोफीन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन 1666 हमारे पास कैलकुलेट दी फॉर्म, हमारे वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है और एनर्जी। अब ये यहाँ पर मैंने लिख दिया आपको कि तीनों का रिलेशन एक ही, चाहे कोई एक नाम से एक्सपेंड करे, कोई फ्रीक्वेंसी को लेके पूरे को एक्सपेंड करेगा, कोई वेवलेंथ को पूरे को एक्सपेंड करेगा, कोई टाइम पीरियड को करेगा, कोई एनर्जी से करेगा, ये डिफरेंट। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया हुआ है कि हमारे पास एक मटेरियल है जो एब्जॉर्प्शन उसकी पावर है वो कहाँ पर है 16, यानी ये एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा तो ये वाइब्रेट करेगा, जब वाइब्रेट होगा तो इसका पीक्स आएगा, जब पीक्स आएगा तो वहां से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे कि हमारे पास ये है क्या। अब यहाँ पे देखिए बेटा, द मॉलिक्यूल्स टू शो द इंफ्रारेड हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी फीचर्स द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे क्या है, इसके दरमियान हमारे पास बेटा आ जाता है कि हमारे पास जो उसकी बॉन्डिंग है, जब एनर्जी देते हैं उसके असल में बॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास आ जाती है, देखिए इंटरनल नहीं, सरफेस बॉन्ड। इंटरनल बॉन्डिंग हम नहीं करते, थोड़ी बहुत इंटरनल भी आ जाती है, लेकिन जनरली उसमें मटेरियल ये नहीं आता। ये जनरली इस मटेरियल के दरमियान जो बॉन्डिंग बनती है ये जनरली इसमें आता है, और ये बिल्कुल एक इनिशियल स्टेट होता है जहां पे हम ये देख सके कि आया हमने जो सैंपल बनाया है और आगे हम और कैरेक्टराइजेशन के लिए जाने के चक्कर में है, तो आया हमारा सैंपल ठीक है या नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं। अक्सर औकात बेटा हम सैंपल बना देते हैं, आगे भिजवा देते हैं, फिर उनके जो अभी आप लोग क्योंकि
यानी खुद रिसर्च में गए हो नहीं है, आप जब जाएंगे ना फिर आपको अंदाजा होगा कि सैंपल आप इनिशियल में बना देते हैं, आपको मैंने शक्ल से बड़ी अच्छी नजर की है तो बड़ा अच्छा बन गया, लेकिन जब उनके रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, वहां से आपको पता चल जाता है कि ये तो रिजल्ट बिल्कुल मतलब ऐसी कुछ भी नहीं इसके अंदर। फिर बंदा दोबारा करता है, फिर तीसरी दफा करता है। तो हमारे पास बेटा इसमें चूंकि मैं आपको तमाम इन्वायरमेंट के मुताबिक ही पढ़ा रहा हूँ, हम यूरोप में नहीं बैठे हुए कि हमारे पास हर चीज अवेलेबल होती है, हम अपने इन्वायरमेंट को देख के, क्योंकि आपका जो सैंपल एक अपरेटस पे काफी काफी ग्रुप काम कर रहे होते हैं, एक अपरेटस होता है, नंबर ऑफ ग्रुप काम कर रहे होते हैं, उसमें ये कि अगर आपका एक टाइम गुजर गया और दूसरा आ गया, फिर आपका टाइम काफी टाइम के बाद आता है। दूसरी बात यह है कि जब आप कैटेगराइजेशन के लिए भेजते हैं, आप जो एक सैंपल है सेम का, वो कम से कम अभी जो इसकी कीमत होती है वो 6,000 से 8,000 के दरमियान उसकी कैटेगराइजेशन होती है सेम का। इस तरह एक सारडी का 5,000 टू 6,000 है। अब जब आप सैंपल बनाते हैं ना बेटा, वो एक सैंपल नहीं बनता, कोई भी आप रिसर्च करते हैं तो आप एक जगह 8-10 सैंपल बनाते, उनका आपस में रिलेशन वगैरह होता है। तो जब 8-10 सैंपल आप सिर्फ अंदाजा कर दे कि आप उसकी XRD करेंगे, सैन अलग करेंगे, ये चीजें अलग करेंगे, तो एक एक सैंपल पर आपके पास कैटेगराइजेशन पे नंबर ऑफ पेमेंट की होती है। इससे बचने के लिए हाँ अलबत्ता उनके रिजल्ट जब अथेंटिक होते फिर तो इशू नहीं है, लेकिन अगर उनके रिजल्ट अथेंटिक नहीं है तो ऑलरेडी अभी भी आप पूछते किसी भी यूनिवर्सिटी से, वहां पे आप सैंपल देते हैं और आपको 2 महीने के बाद का टाइम देते हैं। आपका 2 महीने के बाद आपने कर लिया, लेकिन फिर आपके रिजल्ट सही नहीं आए, फिर आप 2 महीने के बाद जब आप दोबारा टाइम लेते फिर आपका